सारा ही समाज बैठा है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आ गई, मेरा लाइव कार्ड दिया गया था। जाहिर सी बात है, जब हकीकत दिखाओ तो उन लोगों को बड़ी आग लगती है जो हकीकत की बात नहीं करते, जो सारी हवा में बात करते हैं, खासकर टाइप 2 हिंदू। मैं टाइप 2 हिंदुओं को हिंदू मानने को तैयार नहीं। टाइप 2 हिंदू मैं उनको कहती हूँ जो RSS की फसल है, जो ये एक ऐसे भगवा आतंकवादी तैयार करा गया जिनको अफीम चटाई जा रही है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और फिर इनकी जो लाशें हैं वो गंगा जमुना में तैर रही हैं। तो भी एक लड़की ने कहा कि यह आदमी शादीशुदा था, यह लड़का शादीशुदा था, फिर भी किसी लड़की को ब्लैकमेल करता था। सवाल ये उठता है, जब ये इतना पावरफुल था, लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, तो फिर इसको तुमने 45 लोगों ने कैसे मार दिया? ये तो बहुत बड़ा गुंडा था तुम्हारे बगौल, फिर तुमने मतलब इसको कैसे मार दिया? तुम्हारे ही सवाल के अंदर तुम्हारा जवाब है, तुम लोग गुंडे हो और तुम्हें 2-2 रुपए पर कमेंट मिला है। मुझे मालूम है तुम वो सारे के सारे भगवा आतंकवादी जो भारत का माहौल खराब करने आते हो। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, हम इस भारत को भी बचाएंगे, यहाँ की सभ्यता को भी बचाएंगे, यहाँ के आईन को भी बचाएंगे, यहाँ की इंसानियत को भी बचाएंगे, और भारत को फिर वहीं खड़ा करेंगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जमाने में। सन 2014 से पहले हमारा भारत पत्थरों में सफर करता था, हम लोग मेट्रो में नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमें सन 2014 वाला भारत चाहिए जो बिल्कुल कबूतरों में मैसेज जाते थे। मोदी जी आए, सब कुछ घुमा के चंगासी करके पूरे भारत को तबाह कर दिया। तो आप दुआ करिए कि हम वो वाला भारत दोबारा लेकर आए जो सन 2014 से पहले था। हम वही खूबसूरत भारत लेकर आएंगे। और मैं इस वक्त गांव के यहाँ पर सरपंच जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी कि भाई वो इस हादसे को किस तरह देखते हैं। जी आप पहले अपना नाम बता दिए, इंट्रोडक्शन बता के प्लीज। मैं सरपंच खेड़ा खलीलपुर। सवाल पूछा जाए, लेडीज जो उठाता था मैं सरपंच, मैं थोड़ा सा तेज, मतलब मेरा मीडिया से नहीं, मेरा फेसबुक जा रहा है, जितना आप तेज बोलेंगे व्यूज बढ़ेंगे। मैं सरपंच इसी गांव से हूँ। संतलाल मेरा नाम है। अच्छा। इस घटना में जैसे मुझे पता लगी कि इस तरह की 3-4 गाड़ियों में भर के और आसिफ पे हमला कर दिया, तुरंत हम अपनी गाड़ी लेकर मौके घटना स्थल पर रवाना हो गए। तो घटना स्थल पर देखते हैं कि जो है पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे उनको इन्फॉर्म मैंने कर दिया कि इस तरह की वारदात हुई है। तो वहाँ पे आरोपी जो है आसिफ को लेकर उस टाइम फरार हो चुके थे। तुरंत मैं आरोपी के ताऊ जी को लेके थाने में गया और वहाँ पे सारे हालात को अवगत कराया। एक बार बताइए, मेरे मोबाइल में अभी भी कमेंट चल रहा है, उसमें कोई नॉन मुस्लिम इसी गांव की लड़की है, वो कह रही है कि नहीं भाई इसका लड़कियों से चक्कर था इसलिए मारा। तो आप कहां तक देखते हैं कि इस लड़के का कैरेक्टर कैसा था? क्या ये गुंडा था, क्रिमिनल था? कैसे आप इसको देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और मेरी समझ में जहाँ तक बात है, ऐसा कोई आरोप नहीं था इस पर, ऐसा आरोप नहीं था। और ये ठीक सीधा साधा लड़का था और बहुत ही नेक था। और आपने क्या नाम बताया अपना? संतलाल जी। संतलाल जी। जी। और रही प्रशासन की बात, हम लगातार प्रशासन से टच में हैं और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एसपी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आरोपी गिरफ्त में होंगे। बस यही एक मैसेज है, जाने वाला चला गया, बर्बादी होनी थी हो गई। लेकिन अब एक ये मैसेज है कि अब हम नहीं चाहते कि हमारे समाज में इस तरह की दूसरी घटना फिर करी जाए, ये लोग फिर कहीं तीसरे शिकार पर, दूसरे शिकार पर निकल पड़े, क्योंकि हालात बहुत खराब चल रहे हैं। ये लोग किल से पड़े हुए हैं। आप इजराइल में देखिए क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में देखिए क्या हो रहा है, भारत में देखिए क्या हो रहा है। अभी कल भी मैंने आपको बताया था कि बाराबंकी की 100 साल पुरानी मस्जिद को इन लोगों ने शहीद कर दिया। यानी इन्होंने तो भारत के माहौल की ऐसी की तैसी मारनी, किसी भी तरह मारे इन्होंने, हिंदू मुस्लिम यहाँ पर करना ही करना है। बस हर तरह इन्हें मामलात खराब करने। और जब ये देखते हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, लोग भड़क नहीं रहे, लोगों में एक तरह का नफरत गुस्सा पैदा नहीं हो रहा, तो फिर इनको सबसे इजी चुग्गा जो लगता है वो लगता है कि किसी भी मुसलमान नौजवान को पकड़ो और उसकी मॉब लिंचिंग कर दो। हम मॉब लिंचिंग की मजम्मत करते हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि हम उन लोगों को जाकर पकड़ के उनके साथ भी यही करेंगे, हम बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हम ये कहते हैं हमें प्रशासन से, शासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से और खासकर अपनी अदालतों से इंसाफ चाहिए। और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। मैं इस वक्त उस गांव में है जहां ये वाला हादसा हुआ, मॉब लिंचिंग हुई। मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं। ईद के तीसरे दिन ये हादसा हुआ था। मैं अमन रिजवी दिल्ली से इस न्यूज को आप तक पहुंचाने के लिए आई हूँ। और मैं लगातार आपसे यही कहती हूँ कि मैं अमन रिजवी किसी मीडिया से नहीं हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, आपकी अपनी बेटी हूँ, फ्रीडम फाइटर की एक बेटी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं भारत की किसी भी तरह सभ्यता को बचाऊं, किसी भी तरह यहाँ के आईन को बचाऊं। बहुत सारे देखिए लोग हैं, ये गाँव वाले बड़े इत्तेफाक में रहते हैं। यहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता, सारे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर इनके घर पहुंचे हुए हैं। और एक अभी भी बहुत ज्यादा मजमुआ है, सबके अंदर एक दुख है। और किसी को भी यकीन नहीं आ रहा कि वो इतना नेक बंदा, इतना शरीफ बंदा, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता था जो हादसा हो गया है। जी आपका नाम? आप मतलब इसमें बोल दीजिए जो भी है। सुरेश है जी मेरा। है सुरेश। आपका नाम सुरेश है? हाँ जी। तो मतलब आप इस लड़के को जानते थे? खूब।
तो मेरे कमेंट में तो ये कह रहे हैं कि बड़ा आवारा लड़का था, लड़कियों को उठा उठा कर भागता था। नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं, ये तो आरोप चले गए, ये तो आरोप लगाए जाए, ये तो ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब आप मानते हैं कि एक बेगुनाह को मारा गया? हाँ। तो आप मतलब ये देखिए सुरेश साहब हैं और ये इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, और ये कौन है? ये यहाँ के चेयरमैन। जी सर, आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम दयाराम है जी। ये देखिए मतलब ये दयाराम है, और ये जो एक घर मैं आपको बता रही हूँ मुस्लिम समाज में हुआ है। देखिए तमाम लोग यहाँ पर हर समाज के लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये जो टाइप 2 लोग हैं, जो गोबर भक्त हैं, उसके बावजूद ये चाहते हैं किसी भी तरह यहाँ का माहौल खराब कर दिया जाए, किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए। ये हरियाणा का गाँव है और ये खट्टर साहब का गाँव यहाँ पर इलाका है, उनकी सरकार है हरियाणा में, यहाँ बीजेपी की सरकार है, और जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पर आतंक मचना बहुत आम सी बात है, मामूली सी बात है। तमाम जो लोग मेरे लाइव पर हैं उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये एक आवाज़ है, ये अमन का पैगाम है, एक ऐसी सच्चाई है जिसको आपको दूसरों तक जरूर पहुंचाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ को सर्कुलेट करें, इस लाइव को शेयर करें, और तमाम लोगों से के साथ यही कहें कि हमें मिलकर रहना, कोई पैनिक हमें नहीं मचाना। हमें अदालतों से इंसाफ चाहिए, हमें लोगों से इंसाफ चाहिए, हमें सरकार से इंसाफ चाहिए। हम नहीं चाहते हमारा कोई दूसरा बेटा, हमारा कोई दूसरा भाई, हमारा कोई साथी, हमारा जोड़ीदार इस तरह मॉब लिंचिंग का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे और इतनी बर्बरता से उसको मारा जाए। हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। मैं हरियाणा के गाँव में हूँ और आप तमाम लोगों से यही दुआ करती हूँ कि आप भी इन लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे और भारत में इस तरह का स्कैंडल दोबारा ना हो। जिंदगी रही तो फिर दोबारा मुलाकात होगी, क्योंकि आपको पता है मेरे पर लगातार हमले होते हैं, लगातार मुझे फॉलो अप करा जाता है, लगातार मुझे धमकी मिलती है कि हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ऐमन रिजवी पहले ही कहती है कि बेशक सिंगल 1.5 पसली ऐमन रिजवी हूँ, लेकिन हक के लिए खड़ी रहूंगी। मारते हो मार दो, लेकिन मैं हक की आवाज़ इसी तरह उठाती रहूंगी। आप तमाम लोगों से भी कहती हूँ कि हक के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, दीजिए, हिब्बुल वतनी के लिए दे सकते हैं, भारत के लिए दे सकते हैं, यहाँ के संविधान को बचाने के लिए दे सकते हैं, इंसानियत के लिए दे सकते हैं। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करिए, लेकिन भारत को बचा लिए, क्योंकि ये एक ऐसा गुलदस्ता है जो बहुत बुरी तरह बिखर रहा है, बर्बाद हो रहा है और दुनिया हमारे पे मजाक उड़ा रही है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।